क्या हाल है बाबू लोग, आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। आप सभी को राधे राधे। आप सभी लोग क्लास को शेयर कीजिए। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 10th साइंस ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। क्या देखने वाले हैं हम लोग? क्लास 10th साइंस ऑब्जेक्टिव। किसका साइंस का ऑब्जेक्टिव देखना है? जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में 25 तारीख को आने वाला है। किस दिन आएगा बाबू? 25 तारीख को आने वाला है। सभी लोग, आप सभी लोग क्लास को शेयर कीजिए, दबाकर शेयर कीजिए। सभी दोस्तों के पास आप लोग क्लास को शेयर कीजिए, ताकि क्या हो बाबू, आप सभी दोस्तों का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए पहले, इससे पहले ही। ठीक, क्लास को शेयर कीजिए। आप लोगों को बता दें टोटल सब्जेक्टिव कितने हैं, ऑब्जेक्टिव कितने हैं, पूछे कितने जाने वाले हैं। हाफ ईयरली में पूछे जाने वाले हैं 80 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में, जिसमें से आपको 50 करना है। कितने करने हैं बाबू? 50 करने हैं। ऑब्जेक्टिव आपको 50 करने हैं और सब्जेक्टिव लघु उत्तरीय 30 होगा, जिसमें से आपको 15 बनाने होंगे, और दीर्घ उत्तरीय 8 होगा, जिसमें से आपको कितने बनाने हैं? 4 को बनाने हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे देखिए आप लोगों का ऑब्जेक्टिव। आप सभी लोग क्लास को शेयर कीजिए, सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और आप सभी लोग कमेंट कीजिए। सभी को राधे राधे, सभी को राधे राधे। और क्लास इंटरेस्टेड होने वाला है, आप सभी लोग शेयर कीजिए क्लास को बाबू। देखिए ये परीक्षा निर्देश है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। सेक्शन ए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी हमारे प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? टोटल 80 होगी, जिसमें से हमें बनाना कितना होगा बाबू? टोटल हमें 50 प्रश्नों को बनाना होगा, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन ये है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, आप सभी लोगों को बनाना है। थोड़ा जूम कर दिया जाए, थोड़ा सा। आप सभी लोगों को दिख रहा है ना? कमेंट कीजिए, आप सभी लोगों को दिख रहा है ना? हाँ बाबू, सभी को राधे राधे, नमस्कार। क्लास को शेयर कीजिए, जितना हो सके आप सभी लोग क्लास को शेयर कीजिए। क्लास को शेयर कीजिएगा, आप सभी लोगों को दोस्तों को साथ जुड़ना है, और आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए, और जितने ऑब्जेक्टिव आपको बताए जा रहे हैं सबका नंबर वाइज आप लोग लिख लीजिएगा। टॉपिक वाइज, नंबर वाइज सारे क्वेश्चन लड़ेंगे पक्का, 100% लिख कर दे रहे हैं। आगे नेक्स्ट पहला क्वेश्चन क्या है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होगा बाबू? वास्तविक होगा या फिर काल्पनिक? काल्पनिक तथा सीधा। कैसा होगा हमारा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब? काल्पनिक तथा सीधा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, आवाज क्लियर आ रहा है ना? आप लोग कमेंट कीजिए, क्लियर आवाज आ रहा है ना? हाँ, नेक्स्ट अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। दूसरा नंबर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है? कहाँ से होकर गुजरेगी? आप सभी लोगों को पढ़ा दिया गया है, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा दिया गया है। कहाँ से होकर गुजरेगी बाबू? फोकस से। कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। टाइम बहुत कम है, आप सभी लोगों को 80 प्रश्नों को बनाना है, यानी समय को देखते हुए थोड़ा सा जल्दी किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है बाबू? निम्नलिखित में से किसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? किसमें होगा बाबू? और अपवर्तन में नहीं होता है, प्रकीर्णन में नहीं होता है, यानी हमारा किसमें होगा? नियमित परावर्तन में। किसमें होगा? नियमित परावर्तन में। नियमित परावर्तन में क्या होता है? आपतन कोण एंगल आई बराबर क्या होता है? एंगल आर, यानी परावर्तन कोण के बराबर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आप सभी लोग क्लास को शेयर कीजिए बाबू लोग, आप सभी लोग क्लास को शेयर कीजिए। हाँ, सभी को राधे राधे। आप लोग कमेंट कीजिए, आंसर इसका कमेंट कीजिए आप लोग। चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? आप लोगों को पढ़ाया गया है ना, ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू? 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सौर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? कौन सा दर्पण उपयोग किया जाएगा? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप लोग क्लास को शेयर कीजिए बाबू। सभी लोग जुड़ जाइए क्लास में। नेक्स्ट छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब हमेशा होती है।
कैसी होगी बाबू? हमेशा आभासी और सीधी। कैसी होगी? हमेशा आभासी होती है और सीधी। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? हमेशा आभासी और सीधा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा बड़ा कर दिया जा रहा है। अगला 7वां नंबर क्वेश्चन, आप लोग जवाब दीजिए। 7वां का बहुत आसान है। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनती है। कहाँ पर बनेगी बताइए आप लोग? जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? बताइए बाबू, कमेंट कीजिए। हाँ सही जवाब, फोकस पर। कहाँ बनेगी आपका? फोकस पर। 7वां का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वक्रता त्रिज्या बराबर होती है। वक्रता त्रिज्या यानी आर बराबर क्या होता है? 2 फोकस दूरी के, यानी क्या होगा? 2f के। वक्रता त्रिज्या किसके बराबर होगी बाबू? 2f के। याद रखना है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि f बराबर r/2 होता है और r बराबर 2f होता है। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। आप लोगों को पहले प्रश्नों को दे दिया जा रहा है। ठीक, तो आप लोग क्या कीजिए ना बाबू, इसको सामने कर दिया जा रहा है थोड़ा। आप लोगों को पहले प्रश्नों को जब दिया जा रहा है तो आप लोग पहले क्या कीजिए, इस प्रश्नों को लिख लीजिए। पहला का ऑप्शन ए होगा, दूसरा का ऑप्शन बी होगा, और इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा तो क्या होगा? आपको सहूलियत मिलेगा पेपर में लिखने के लिए। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? 9वां नंबर, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो वह क्या होगा? क्या होगा बाबू? अभिलंब की ओर मुड़ता है। मुड़ तो जाता है लेकिन कहाँ मुड़ता है? अभिलंब की ओर। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 10वां नंबर, दर्पण सूत्र पढ़ाया गया है कि नहीं बाबू? दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। याद रहेगा ना? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्लास को शेयर कीजिए बाबू। कम से कम सभी दोस्तों के पास आप लोग क्लास को शेयर कीजिए, स्टोरी लगाइए, स्टेटस लगाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें? जुड़ने का प्रयास करें। आपके मित्र, आपके सहयोगी, आपके सहपाठी, सब लोग क्लास में आए। हाँ, न्यू स्टूडेंट है सर। गुड मॉर्निंग बाबू, गुड इवनिंग। ठीक, सोना नहीं है अभी। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है किस में होगा? सबसे अधिक प्रकाश का आपको पढ़ाया गया है, निर्वात में सबसे ज़्यादा प्रकाश का वेग होता है। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 12वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अपवर्तनांक की इकाई होती है। यानी आपको कहीं पढ़ाया गया है अपवर्तनांक की इकाई? नहीं होती है ना, यानी कोई नहीं होती है। ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का होता है। यहाँ पर मीटर पर सेकेंड, डायोप्टर, ये सब अलग अलग होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। यानी इसका अपवर्तनांक का कोई इकाई नहीं होता है। नो यूनिट ऑफ किसका बाबू? अपवर्तनांक। नेक्स्ट अगला 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 13 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है? किसके नियम का? ओम का नियम का पालन करेगा? नहीं। बॉयल के नियम का? नहीं। यहाँ पर न्यूटन का नियम पढ़ाया गया है? नहीं। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही जवाब होगा। स्नेल का नियम पढ़ाया गया है ना। अपवर्तन के नियम 2 पढ़े हैं हमें, एक स्नेल का नियम पढ़ाया गया है, sin I अपॉन sin R। यानी किसके नियम का पालन करेगा? स्नेल के नियम का। नेक्स्ट अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू? दूरदृष्टि को ठीक किया जाता है। दूरदृष्टि यानी नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जाएगा। यानी दूरदृष्टि में क्या होता है? नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखती हैं। यानी इसका क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस लगाया जाएगा तो क्या होगा बाबू? हमारा दूरदृष्टि दोष ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 15 नंबर। और बाबू आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास को शेयर कीजिए सभी दोस्तों के पास। ठीक, नेत्र द्वारा पास और दूर की वस्तुओं पर फोकस करने की क्षमता को कहते हैं। यानी नेत्र द्वारा पास और दूर करने की वस्तुओं की फोकस करने की क्षमता को क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर ए यानी समायोजन की शक्ति। क्या बोला जाएगा? समायोजन की शक्ति। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? पावर ऑफ एकोमोडेशन।
क्या होगा? नेक्स्ट अगला आप लोग बताइए 16 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। सामान्य नेत्र यानी नॉर्मल आइज के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होगी बाबू? 25 सेंटीमीटर। आपको पढ़ाया गया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा आप लोग। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है, यानी कहाँ से वस्तु सबसे स्पष्ट रूप से दिखेगा, कहाँ से दिखेगा? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट 17 नंबर बोल रहा है आकाश के नीले रंग के लिए निम्नलिखित में कौन सी घटना उत्तरदायी होती है? यानी आकाश का नीला रंग दिखता है बाबू, इसके लिए कौन सा घटना उत्तरदायी होता है? परावर्तन होगा, पराकिरणन होगा, अपवर्तन होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? अभी आप लोग कई लोग गलती करते हैं, अपवर्तन डाल देते हैं, यानी इसका प्रकीर्णन होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? आकाश का रंग नीले रंग का दिखाई देता है। ठीक, नेक्स्ट अगला 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रकाश का कौन सबसे कम प्रकीर्णित करता है? यानी कौन सा रंग प्रकाश को सबसे कम प्रकीर्णित करेगा? बताइए बाबू, जवाब दीजिए बाबू लोग। प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है? कौन सा रंग होगा? आप लोगों का जवाब आ रहा है, सही है, सबका सही है, ऑप्शन नंबर ए, यानी लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, और आप लोग क्लास को शेयर कीजिए। अभी आपके यूटी सर यानी उत्कर्ष सर ने सोशल साइंस का क्लास कराया है, सारे क्वेश्चन लड़ेंगे, आप लोग याद करके जाइएगा। सभी को याद करके जाना है और लाइन बाय लाइन लिख कर आना है बोर्ड में। यानी आपका कोई मास्टर, जो बाबू मास्टर होते हैं ना आप लोगों के स्कूल के मास्टर, अगर आपके क्वेश्चन देखें तो कहें कि कौन लिखा है, ऐसा आपका नाम होना चाहिए, वहाँ पर दबदबा होना चाहिए, ऐसे आप लोग बनाकर लाइएगा। ठीक, नेक्स्ट अगला, और बाकी आप लोग बताइए हिंदी में आप लोगों ने कितने प्रश्नों को लिखा? आप लोग कमेंट कीजिए बाबू, सभी लोग कमेंट कीजिए। हिंदी में आप लोगों ने कितने प्रश्नों को लिखा? कितने प्रश्नों को लिखा? सब सर सब सही लिखे हैं, बहुत अच्छा बाबू। आपसे हमें यही उम्मीद है, आपसे क्या उम्मीद है कि आप सभी प्रश्नों को सही लिखें। तारों का टिमटिमाना किसका कारण है? कारण क्या होगा बाबू? कौन सा कारण होगा? वायुमंडलीय अपवर्तन। आपको पढ़ाया गया ना, तारों का टिमटिमाना किसका कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, और क्लास को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, यानी व्यूज जो जुड़े हैं हमारे साथ लोग वो बढ़ नहीं रहे, यानी आप लोग क्लास को बाबू शेयर नहीं किए हो। एक बार हमारे कहने पर एक बार आप लोग क्लास को शेयर कीजिए, स्टोरी लगा दीजिए आप लोग क्लास को। सभी लोगों को बोला जा रहा है, आप लोग स्टोरी लगा दीजिए क्लास को बाबू, ताकि सभी दोस्तों के पास आपके पहुंच जाए। लेंस की शक्ति को व्यक्त करता है, यानी शक्ति को व्यक्त कौन करता है? क्या करेगा? डायोप्टर। आपको बताया गया था ना, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, यही शक्ति को व्यक्त करता है, पावर ऑफ लेंस। ठीक, नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न को देखिए, आप लोग कमेंट कीजिए बाबू। 21 नंबर, विद्युत धारा की SI मात्रक क्या होगा? विद्युत धारा का, हाँ आप लोगों का पीछे का सारा आंसर सही है, बहुत अच्छा। 21 का क्या होगा? विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर। क्या होता है बाबू? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का क्या SI मात्रक होगा? एम्पियर। हाउ इज द जोश? बताइए आप लोगों का जुनून कैसा है? बहुत अच्छा। नेक्स्ट इमोजी भेजिए बाबू आप लोग। विद्युत, आपको बताया गया है ना, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होगा? एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है? किसके द्वारा नापा जाएगा बाबू? एमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हाँ, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार भैया। हाँ बाबू, सब आपका सही है, सब क्वेश्चन लड़ेंगे। आप पूछ रहे हैं ना क्वेश्चन लड़ेगा कि नहीं? सारे प्रश्न लड़ेंगे बाबू, सारे क्वेश्चन सेम आएंगे, आप टेंशन मत लो। ये पक्का 100% यहाँ पर लिख दे रहे हैं, देखो 100% यही प्रश्न है, लाइन बाय लाइन है। आप लोग याद करके जाइए, या फिर इसको याद नहीं हो रहा है तो आप लोग लिख के जाइए, यही क्वेश्चन है। ठीक, आगे नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन।
बताइए आप लोग, प्रतिरोध का SI मात्रक, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है बाबू? ऑप्शन नंबर बी यानी ओम होता है। ओम, ओम का संकेत क्या होता है? सिंबल ऑफ ओम, ओम को इससे सूचित किया जाता है। ठीक, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्न में से किसका प्रतिरोध कम होता है? आपको ये फिजिक्स में भी क्वेश्चन मिलता है, केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन मिलता है, यानी केमिस्ट्री में ऐसे नहीं मिलता होगा, लेकिन यहाँ पर तांबा प्रतिरोधकता को व्यक्त करता है ना, विद्युत का सुचालक होता है, यानी इससे क्या होता है? कम प्रतिरोध उत्पन्न होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 24 नंबर, 25 नंबर बताइए। हाँ, सभी के जवाब सही आ रहे हैं बाबू, बहुत अच्छा। 24 का सी, 24 का सी सही बाबू, 24 का ये ऑप्शन नंबर सही है। चलो नेक्स्ट 25 नंबर, फ्यूज को जोड़ा जाता है, किस क्रम में फ्यूज को जोड़ा जाता है? फ्यूज आपके घरों में भी होगा, किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही जवाब होगा, फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, विद्युत शक्ति का SI मात्रक P बराबर क्या होता है? पावर। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? P बराबर होता है आपका VI। लेकिन बाबू V बराबर आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि नहीं? V बराबर क्या होता है? IR, IR होता है ना, यानी V की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? IR रख सकते हैं। तो यहाँ पर V की जगह पर जब IR रखेंगे, I इंटू R, और फिर से I होगा, तो यानी V बराबर एक I स्क्वायर R भी हो सकता है और एक VI भी हो सकता है, यानी ऑप्शन बी और सी दोनों होगा। ऑप्शन नंबर बी और सी, P बराबर VI भी हो सकता है और I स्क्वायर R भी हो सकता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है क्लास आप लोगों को? आप सभी को क्लास कैसा लग रहा है आज का? टोटल सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन बाबू बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, हम देख रहे थे तो आप सभी को बहुत अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं यहाँ पर। आप सभी लोग इस प्रश्नों को भी याद कर लीजिएगा अभी। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद्युत शक्ति का SI मात्रक, यानी विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है बाबू? वाट। क्या होगा हमारा? वाट। वाट में SI यूनिट क्या होता है? विद्युत शक्ति का वाट होता है। हाँ सही है, बहुत अच्छा बाबू। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट थोड़ा प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है इसलिए थोड़ा जल्दी कराया जा रहा है। ठीक, बाकी आपको कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, बाकी कोई दिक्कत नो, क्लास को शेयर करो। हमको दिक्कत है आप लोगों से, आप लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो। विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक मात्रा, सॉरी व्यापारिक इकाई, विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक इकाई क्या होगी बाबू? वाट, किलोवाट घंटा। क्या होगा बाबू? किलोवाट घंटा, KWH। क्या होगा? KWH, किलोवाट घंटा। ठीक, विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक मात्रक होता है, इकाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, किसके बराबर होगा बाबू? 1000 जूल के, 3600 जूल के, यानी 3.6 × 10⁶ जूल, या फिर 1 जूल के। आप लोगों को बताया गया है 1 kWh, 1 kWh यानी किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू में 10⁶ जूल के। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बाबू, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे 30 नंबर देखा जाए। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है समांतर समायोजन में कुल प्रतिरोध का सही सूत्र होता है। क्या होगा सही सूत्र? क्या होता है? R बराबर होता है R1 + R2। सही सूत्र यही होगा, ये सब गलत हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दे दे आपको। 31 नंबर प्रश्न क्या बोला गया है? ये अभी तक कहाँ से था बाबू? यहाँ तक तो फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा जा रहा था, अब इसमें देखो केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। यानी निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? यानी रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन आप लोगों को पढ़ाया गया है ना? कमेंट कीजिए बाबू। हाँ, राधे राधे, नमस्कार बाबू, सभी को राधे राधे नमस्कार। जवाब दीजिए आप लोग। हाँ सही है बाबू, आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट इसमें बर्फ का पिघलना, यानी बर्फ का पिघलना हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल चेंजिंग होगा नहीं, यानी रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होगा बाबू? कागज का जलना। ऑप्शन नंबर बी होगा 31 का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, लोहे का जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? लोहे में जंग लगता है, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है बाबू? पहले चैप्टर में आपको हम पढ़ाए थे कि नहीं?
पढ़ाए थे ना, कैसी अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट 32 नंबर, आप लोग जवाब दीजिए। नेक्स्ट बोलिए बाबू। 33 नंबर बोल रहा है वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है अभिक्रिया कहलाती है। ये पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दीजिए। क्या होगा? क्या होगा बाबू? वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। कैसी अभिक्रिया होती है? ऊष्मा क्षेपी। हाउ इज द जोश? बताइए आप लोगों का जुनून कैसा है, कमेंट कीजिए। क्लास को ऐसे ही चलाया जाए ना, थोड़ा जल्दी में प्रश्नों को देखा जाए। 34 नंबर प्रश्न, 34 नंबर पूछ रहा है चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है बाबू? CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। CaO क्या होता है? रासायनिक चूना पत्थर होता है, रासायनिक सूत्र का रासायनिक सूत्र होता है चूना पत्थर का। माफ करना, इसको क्या बोलते हैं? इसको CaCO3 को आपको बताया गया है ना, क्या बोला जाता है? संगमरमर। याद करके चलो, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। CaOH द होल ट्वाइस किसका होता है बाबू? कली चूना का। नेक्स्ट आगे देखो, नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जाए? 35 नंबर बोला है कॉपर सल्फेट विलयन का रंग क्या होता है? यानी कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग कैसा होता है बाबू? कैसा होगा? नीला, हरा, पीला। कैसा होगा? कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा होगा? आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर बी यानी नीला। नीला क्या होगा? कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा होता है? नीला होता है। 36 नंबर प्रश्न को देखिए। 36 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करता है तो वह क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड आपको पढ़ाया गया है CaO, जब पानी से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है बाबू? क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। आपको बताया गया ना सूत्र, कैल्शियम ऑक्साइड जब H2O के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? CaOH द होल ट्वाइस। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए बाबू। सब प्रश्नों को देखो, यहाँ पर इस सभी क्वेश्चन को क्या किया गया है? बता दिया गया है कि नहीं? सभी क्वेश्चन को क्या किया गया है बाबू? बता दिया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 37 नंबर, हाँ बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है? रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स यानी ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया होता है, उस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी यहाँ पर देखो दूसरे वाले, पहले वाले में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो रहा है, यानी 37 का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही जवाब होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, 38 नंबर प्रश्न बोल रहा है कौन सी गैस चूने पत्थर के पानी को दूधिया बना देता है? यानी चूने पत्थर के पानी को दूधिया कौन बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपका सही जवाब होगा। आप लोगों का सभी का प्रश्न का आंसर सही आ रहा है। आप सभी लोग ऐसे ही कमेंट करते रहिए और प्रश्नों को लिख लीजिएगा। ठीक, यानी या फिर नहीं लिख रहे हैं तो क्लास के बाद से आप लोग एक बार और क्लास को देख लीजिएगा, इससे क्या होगा? आपको सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर, तांबा जब नम हवा के संपर्क में आता है तो क्या होता है? तांबा जब नम हवा के संपर्क में आएगा तो क्या होगा बाबू? क्या होगा बताइए आप लोग? हरा आवरण का निर्माण करता है। यानी आपको बताया गया था ना, तांबा जब नम हवा के संपर्क में आएगा तो किसका निर्माण करेगा? हरा आवरण का निर्माण होता है। नेक्स्ट अगला 40 नंबर, नाइट्रिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइए। आप लोगों को बताया गया था ना दूसरे चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में भी बताया गया था। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HNO3। ठीक, आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। आपको पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से क्षार कौन सा है? आपको कुछ क्षार दिए थे, उसमें आपको NaOH भी दिया गया था। यानी ये हमारा क्या होता है? बेस होता है, क्षार होता है। ठीक, याद रहेगा ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न, आप लोग कमेंट कीजिए बाबू। आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है आप लोगों को क्लास? बताइए। हाउ इज द जोश? कैसा है आपका जुनून? कैसा है बताइए। बहुत अच्छा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्लास को शेयर कीजिए सभी दोस्तों के पास। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाएगा बाबू? साइट्रिक। कौन सा अम्ल पाया जाता है नींबू में? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही जवाब होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, इस अम्ल वाले को बता दिया गया था ना कौन से वस्तु में कौन सा अम्ल पाया जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बाबू आप लोग कमेंट कीजिए। हाँ सही जवाब बाबू। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन
थोड़ा सा नीचे कर दे रहे हैं। प्राकृतिक सूचक आप लोगों को बताया गया था ना, प्राकृतिक सूचक क्या होता है? लिटमस होगा, मिथाइल ऑरेंज होगा, या फिर इसमें फिनोफ्लेथिन होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? कौन सा होगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी, लिटमस पेपर क्या होता है? प्राकृतिक सूचक होता है। ठीक, हल्दी भी आपका, इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए बाबू लोग। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अम्ल में लिटमस का रंग कौन सा हो जाता है? अम्ल में लिटमस का रंग कैसा हो जाता है बाबू? कैसा होगा? जूम कर दिया जाए, थोड़ा सा जूम कर दिया जा रहा है। आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है ना? नेक्स्ट बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, कैसा होगा? अम्ल में लिटमस का रंग कैसा होता है बाबू? लाल रंग होता है। कैसा रंग होगा? लाल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग। 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 45 नंबर बोल रहा है एंटासिड में कौन सा क्षार उपयोग होता है? एंटासिड में कौन सा क्षार उपयोग होगा? MgOH द होल ट्वाइस, यानी कैसा क्षार उत्पन्न होता है? मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग बाबू। 46 नंबर, एक उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, यानी एक उदासीन विलयन का पीएच मान, जवाब दीजिए क्या होगा? पीएच मान में उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है बाबू? 7 होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 47 नंबर बताइए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताया गया था ना, NaHCO3 होता है ना हमारा बेकिंग सोडा, यानी इसको बोला जाता है क्या? सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए बाबू, अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है? यानी सारे प्रश्न देख रहे हो ना यहाँ पर, आपको जो क्लास में पढ़ाया जाता है सभी उससे क्या कर रहे हैं बाबू? रिलेटेड है कि नहीं? आप लोग कमेंट कीजिए। आगे 48 नंबर प्रश्न बोलो, निम्न में से किसका उपयोग मिश्र धातु बनाने में नहीं होता है? यानी तांबा का हो सकता है, सोने का हो सकता है, जिंक का हो सकता है, ऑक्सीजन का नहीं होगा। ऑक्सीजन हमारा क्या होगा बाबू? सही जवाब होगा। ऑक्सीजन क्या होगा? सही जवाब होगा। 48 का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही आंसर होगा। 49 नंबर प्रश्न को देखो, क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोला है? घंटियां बनाने में, यानी आपके मंदिर की घंटियां बनाने में किस धातु का उपयोग होता है? किसका उपयोग होता है? कांसा, इसको इंग्लिश में बोला जाता है बाबू ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज। इसी का उपयोग होता है हमारे मंदिर में, जो घंटी आप लोग टनटनाते हो उसका। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। हाँ बाबू सही जवाब है। नेक्स्ट अगला, आज थोड़ा क्लास जल्दी करवा रहे हैं। ठीक, सभी ज़्यादा प्रश्न हैं अभी। जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तब कौन सी गैस निकलती है? यानी धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो कैसी गैस निकलेगी? आपको बताया गया है ना, हाइड्रोजन गैस निकलती है। कैसी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल से अभिक्रिया नहीं करती है? यानी कौन सी गैस धातु जल से अभिक्रिया नहीं करती है? यानी सोना क्या होता है बाबू? ये किसी भी चीज़ से जल्दी अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक, आगे नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अधातुएं होती हैं, कैसी होंगी? अघातवर्धनीय, ध्वनिक, तन्य, कोई नहीं, भंगुर होता है बाबू। अधातुएं भंगुर होता है, यानी हथौड़े से पीटने पर क्या होगा बाबू? वो टूट के चकनाचूर हो जाता है, टूट के चकनाचूर हो जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग। निम्नलिखित में कौन धातु सामान्य ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? कौन सा धातु सामान्य ताप पर तरल अवस्था में यानी द्रव अवस्था में पाया जाएगा? पारा, Hg, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक, 80 होता है इसका परमाणु क्रमांक। आगे नेक्स्ट 54 नंबर प्रश्न को देखिए, आप जवाब दीजिए बाबू। 54 नंबर प्रश्न बोला है, लोहे को गैल्वेनाइज करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? कौन से धातु का उपयोग किया जाता है बाबू? कौन से? जिंक होगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। ठीक, नेक्स्ट अगला 55 नंबर, थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कराया जा रहा है। निम्नलिखित में से सबसे मुलायम धातु कौन होता है बाबू? सोडियम, Na। ये क्या है? हमारा धातु है। और ये, हाँ तो बाबू लोग यहाँ तक क्या था हमारा? केमिस्ट्री था। यहाँ पर आपका क्या हुआ? केमिस्ट्री खत्म हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है? बायोलॉजी। बायोलॉजी के प्रश्न देखो, बायोलॉजी में क्या पूछा जा रहा है? सबसे पहला प्रश्न क्या है आप लोगों के सामने? निम्नलिखित में से कौन एक जीवन प्रक्रिया है? क्या होगा? लाइफ प्रोसेस। क्या होगा? वृद्धि, प्रजनन, श्वसन, यानी ऑप्शन डी हमारा ये सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही जवाब होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा टाइम का अभाव है, थोड़ा जल्दी किया जा रहा है। ठीक,
नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन, आप लोग कमेंट में जवाब देते रहिए सभी प्रश्नों का। नेक्स्ट अगला, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का भंजन कहलाता है, क्या कहलाएगा बाबू? अवायवीय श्वसन, यानी क्या होगा? अवायवीय श्वसन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर, आप लोग बताइए, कमेंट में आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। सभी लोगों के पास शेयर कीजिए क्लास को, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, क्लास को शेयर कीजिए सभी लोगों के बीच, ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कोशिका के किस भाग में श्वसन होता है? किस भाग में श्वसन होगा बाबू? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा बाबू? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 59 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? क्या अंतिम उत्पाद होगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है बाबू? ग्लूकोज। याद रखना है सभी क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन में आपका पूछ भी सकता है कभी बाहर भी। कौन सा अंग पीत रस का स्त्रवण करता है? कौन करेगा? लीवर। कौन करता है बाबू? लीवर। लीवर पीत रस का स्त्रवण यानी क्या? बहाव करता है। नेक्स्ट अगला 61 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, पाचन नली का कौन सा भाग जल को अवशोषित करता है? पाचन नली का कौन सा भाग जल को अवशोषित करेगा? कमेंट में जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। नेक्स्ट बड़ी आंत, क्या होगा? बड़ी आंत यानी क्या होगा? लार्ज इंटेंसिटी। आगे नेक्स्ट 62 नंबर प्रश्न, वृक्क की मूल इकाई होती है? मूल इकाई वृक्क की नेफ्रॉन। क्या होती है बाबू? नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही जवाब होगा। थोड़ा टाइम का अभाव है, जल्दी प्रश्नों को कराया जा रहा है। आप लोग बताइए प्रश्न समझ आ रहे हैं कि नहीं आप सभी लोगों को? कमेंट कीजिए बाबू। हाँ सभी को राधे राधे। नेक्स्ट 63 क्या बोल रहा है? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तंत्रिका तंत्र की, आप लोग कमेंट कीजिए बाबू, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी क्या होता है? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन होती है। नेक्स्ट अगला 64 नंबर प्रश्न को देखिए। 64 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? मासिक का वह भाग, मस्तिष्क का वह भाग जो संतुलन और स्थिति के लिए उत्तरदायी होता है। संतुलन यानी आपके शरीर को बैलेंस करने के लिए और हर एक स्थिति के लिए कौन उत्तरदायी होता है? सेरिबेलम। ये मस्तिष्क का भाग होता है। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं बाबू? पढ़े हैं ना आप लोग? बताइए। आगे 65 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रिफ्लेक्स क्रिया को नियंत्रित करता है। कौन रिफ्लेक्स क्रिया को नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? मेरजू। मेरजू रिफ्लेक्स क्रिया को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 66 नंबर, किस हार्मोन को लड़ो या भागो हार्मोन कहा जाता है? कि तो लड़ेगा नहीं तो भाग जाएगा, उसे कौन कहता है? किसको कहा जाता है बाबू? आप लोग जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर सी एड्रेनालिन। एंड्रोलिन, इसको क्या बोला जाता है? लड़ो या भागो हार्मोन कहा जाता है, ये हार्मोन है। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है। हमको तो लग रहा है कि अगले इस साल तो पक्का पूछेगा ही, हमको लग रहा है ऐसा, ठीक। किसको बोला जाता है? प्यूटरी ग्रंथि को। किसको बोला जाता है? प्यूटरी ग्रंथि को। नेक्स्ट हमको सब्जेक्टिव भी देखना है बाबू। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 68 नंबर क्या बोल रहा है? सूरजमुखी का सूर्य की ओर झुकना कहलाता है, क्या कहलाएगा? प्रकाश अनुवर्तन। क्या होगा? प्रकाश अनुवर्तन। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप सभी लोगों को? क्लास कैसा लग रहा है? सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन जनन की अलैंगिक विधि होती है? जनन की अलैंगिक विधि आपको पता है कि नहीं? मुकुलन होता है, मुकुलन। इसमें क्या होगा? मुकुलन जनन की अलैंगिक विधि होती है। बायो वाले आप लोग बताए कीजिए। नेक्स्ट 70 नंबर, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा हाइड्रा जनन करता है? हाइड्रा अलैंगिक विधि द्वारा, मुकुलन द्वारा जनन करता है। किसके द्वारा जनन करता है बाबू? मुकुलन द्वारा। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन हो गया है आपका। 71 नंबर का जवाब दीजिए आप लोग। 71 नंबर क्वेश्चन थोड़ा छोटा किया जा रहा है स्क्रीन को। 71 का जवाब दीजिए आप लोग। क्या होगा? ब्रायोफाइलम के वनस्पतिक जनन में पौधों का कौन सा भाग प्रयोग होता है? कौन सा भाग प्रयोग होगा? कौन सा? ऑप्शन नंबर डी यानी पत्ता। क्या होगा? लीफ। लीफ हमारा प्रयोग में आता है। नेक्स्ट 72 नंबर, अगला प्रश्न देखिए बाबू। 72 नंबर क्या प्रश्न बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा फूल
निम्नलिखित में से कौन सा फूल नर प्रजनन अंग है? कौन सा फूल नर प्रजनन अंग होगा? ऑप्शन नंबर डी स्टाइल। स्टाइल क्या होगा हमारा इसमें? सही जवाब होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए 73 नंबर क्वेश्चन। आप लोगों का क्वेश्चन सही जा रहा है कि नहीं? आप लोग कमेंट कीजिए। 73 नंबर, मानव पुरुषों में वृषण का कार्य क्या है? मानव पुरुषों में वृषण का क्या कार्य होता है बाबू? शुक्राणु बनाना, स्पर्म का निर्माण करना क्या होता है? उनका कार्य होता है। आगे नेक्स्ट, इंग्लिश में शुक्राणु को क्या बोला जाता है? आप लोग कमेंट कीजिए। नेक्स्ट 74 नंबर क्या होगा? मानव मादा में निषेचन क्या होता है? यानी मानव मादा में निषेचन किसके अंतर्गत आएगा? अंडवाही नली, अंडवाही नली के अंदर आएगा। नेक्स्ट, आप लोगों को कैसा क्लास लग रहा है? क्लास कैसा लग रहा है बाबू? देखिए नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होगी? कितनी होगी? एक मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अयुग्मित की बात करें तो 23, याद रखना है आपको। अयुग्मित बोले तो 23 और गुणसूत्रों की संख्या पूछ रहा है यहाँ पर 46 होगा। 76 नंबर बोल रहा है मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? कौन उत्तरदायी होगा? पिताश्री। कौन होंगे? पिता। ठीक, आगे नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन देखो बाबू। 77 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 77 नंबर, गुणसूत्र किससे बने होते हैं? किससे बनेंगे? डीएनए और प्रोटीन से। गुणसूत्र किससे बने होते हैं? यानी हमारे क्रोमोजोम किससे बनते हैं? डीएनए और प्रोटीन से। क्लास कैसा लग रहा है बाबू आप सभी लोगों को? जवाब दीजिए। 78, यानी हमारा ऑब्जेक्टिव अब खत्म होने वाला है, सब्जेक्टिव भी देख लिया जाएगा थोड़ा सा। 78 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन सा भाग मानव का अवशेषी अंग होता है? यानी मानव में अवशेषी अंग कौन सा होगा? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स ये क्या है बाबू? अवशेषी अंग, यानी इसका कोई कार्य नहीं होता है, अवशेष के रूप में बचा है हमारे शरीर में। क्या होगा? अपेंडिक्स। नेक्स्ट अगला नंबर, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? किसने किया था? प्राकृतिक चयन यानी प्राकृतिक, नेचुरल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स डार्विन ने। ये चार्ल्स डार्विन बबुआ जी क्या किए थे? प्राकृतिक चयन का निर्माण किए थे। ठीक, आगे नेक्स्ट, मानव विकास कहाँ हुआ था? मानव का विकास कहाँ हुआ था? यानी सबसे पहले मानव कहाँ पर जन्म लिए थे? बताओ। यानी मानव का विकास कहाँ पर हुआ था? अफ्रीका में। कहाँ पर हुआ था बाबू? अफ्रीका। आप लोगों के ये कितने थे? हमारे 80 प्रश्न थे। आपको क्लास में कितने बनाने हैं? 50 बनाने हैं, और 50 में 50 सही आपको बना कर लाना है। ठीक, सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। नेक्स्ट आपका क्या है? हमारा सब्जेक्टिव सेक्शन बी। यहाँ पर बोला जा रहा है प्रश्न संख्या 1 से 25 तक लघु उत्तरीय है, और इनमें से किन्हीं 15 का क्या करना है? आपको जवाब देना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन का क्या कीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग लिखते जाइएगा। थोड़ा और बड़ा कर दिया जाए ना क्वेश्चन को, ताकि देखने में आपको क्या हो? सुविधा मिले। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। आप लोगों को पढ़ाया गया है कि नहीं बाबू? दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो, अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। लिख लो सब क्वेश्चन। अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करना है। आप लोग बनाकर फिगर भी बना सकते हैं। ठीक, तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये 2 नंबर वाला प्रश्न है, 15 बनाने। तीसरा नंबर बोल रहा है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। बाबू टाइम नहीं है, इस सभी प्रश्नों को आप क्या कीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम ऊपर कर दे रहे हैं स्क्रीन को। ठीक, स्क्रीन को ऊपर करते जा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके क्या कीजिएगा? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ से आप लोग देख लीजिए सारे प्रश्नों को। 6ठा नंबर क्वेश्चन दिख रहा है ना? थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। हाँ, 6ठा नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, प्रकाश के परावर्तन के दैनिक जीवन में दिखाई देने वाले 2 प्रभाव बताइए। 7वां नंबर क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा छोटा। हाँ, अब दिख रहा होगा आप लोगों को, नेत्र गोलक में लंबे होने से कौन सा? सब आप लोग प्रश्न को आप लोग लिख लीजिएगा इसको। ठीक, हम आगे पेज को उठा दे रहे हैं। चलिए, सभी प्रश्नों को आपको बनाकर लाना है। ठीक बाबू। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? सूचक क्या है? बताइएगा आप लोग। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ना? केमिस्ट्री का क्वेश्चन
यानी सभी क्वेश्चन को क्या किया गया है, मिक्स किया गया है। आप लोग वीडियो पॉज करके क्या कीजिएगा बाबू, लिख लीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 19 नंबर क्वेश्चन। फिर 20वां नंबर क्या बोला है, स्वपोषी एवं परपोषी पोषण, यानी क्या है, ये बायोलॉजी है। यानी 10-10 प्रश्न दिए गए हैं सभी से क्या किया गया है बाबू, 10-10 प्रश्नों को दिया गया है सभी सब्जेक्ट से। आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। सभी प्रश्नों को हम दिखा दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा क्या आता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर, यानी कितने बनाने हैं हमको, 5 बनाने हैं कि 4 बनाने हैं बाबू, 4 प्रश्नों को बनाने हैं। थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, 4 बनाने हैं। कितने, 26 से लेकर 33 तक प्रश्न है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, उत्तल लेंस, इसको लिख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अगला 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिख लो। 28 नंबर, 29, सभी प्रश्नों को आप लोग क्या कीजिए बाबू, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। 30 नंबर प्रश्न हो चुका है आपका। 31 देखो क्या बोल रहा है, पोषण, यानी बायोलॉजी का प्रश्न है, ठीक। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, कृत्रिम वृक्क क्या है, कृत्रिम वृक्क के बारे में बताया गया है। यानी 33 नंबर, ये सभी प्रश्नों को आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप लोग बताइए आज का क्लास कैसा लगा, कमेंट कीजिए बाबू, कैसा लगा आप सभी लोगों को क्लास। और आपको 100 में मैथ में अगर आपका साइंस 80 नंबर का प्रश्न है, क्वेश्चन है, मिल रहा है, तो आपको 80 में 80 बना कर आना है, ठीक। आपको दिखा देना है कि आप कहाँ के स्टूडेंट हैं, पीसीएम क्लासेस के, आपको दिखा देना है बाबू, ठीक। और पक्का यही क्वेश्चन आएगा, आप लोग याद करके जाइएगा, सभी प्रश्नों को याद करके जाइएगा। चलिए, और आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।